मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। परफेक्ट स्टूडेंट की इस सीरीज़ में हमारे साथ अर्चना नेगी जी जुड़े हुए हैं। इस सीरीज़ में हम उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं जो कि अपनी स्टूडेंट लाइफ को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उनके करियर में काफ़ी मदद करेगा। आज हमारे साथ अर्चना नेगी जी जुड़े हुए हैं जो कि बीबीए के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। तो मैम, हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं findem.com पर और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दें। थैंक यू विक्रम, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सबसे पहले। और जैसा कि विक्रम ने आप सभी को बताया, मेरा नाम अर्चना नेगी है और मैं फाइनल ईयर बीबीए स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि मैंने आज तक क्या किया है, या फिर नॉर्मल बच्चे जो करते हैं अपनी कॉलेज या स्टूडेंट लाइफ में, उससे अलग मैंने क्या किया है। तो बहुत यंग थी मैं जब मैं अपने मैटरनल अंकल आंट मामा मामी के पास शिफ्ट हो गई थी और बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी। तो बहुत यंग एज से मेरे को काफ़ी शौक था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। मैं कॉलेज के हर डिबेट, डिक्लामेशन, कोई भी कंपटीशन होता था, इंटर स्कूल, कॉलेज का, क्लास का, स्कूल का, मैं हर उसमें हमेशा से पार्टिसिपेट करती थी। तो थोड़ी एक ज़ील थी कि पढ़ाई को भी मैनेज करना है, फिर उन सब एक्स्ट्रा करिकुलर को भी मैनेज करना है। तो जब तक मैं 9th में आ गई तब तक मैंने एनसीसी ज्वाइन कर लिया, एनएसएस ज्वाइन कर लिया, स्काउट्स एंड गाइड ज्वाइन कर लिए। तो उसके थ्रू भी मुझे अलग अलग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पता चली और ये पता चल कि एक्स्ट्रा करिकुलर करने का कितना फ़ायदा होता है जब मैं कॉलेज में आई। जैसे कॉलेज में आपको वेटेज मिल जाता है अगर आपने एनसीसी की हो, आपके परसेंटेज का, एनएसएस का, उसका। तो इस तरीके से जब मैं कॉलेज में आई तो पढ़ाई तो हमारी साथ साथ चल रही थी। लॉकडाउन था 2 साल, तो हम लोग कॉलेज जा नहीं पाए। तो उस बीच मैं बहुत अलग अलग एनजीओ, बहुत अलग अलग इंटर्नशिप्स को ट्राई कर रही थी, उनके साथ जुड़ी, कंपनी के साथ। जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं जो नॉलेज, उनको मैंने अप्लाई करना सीखा बेसिकली, कि हम लोग क्या होता है, एक कंपनी को चलाना कैसा होता है, क्लाइंट को कैसे लाते हैं, क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, क्या जो हम थ्योरी पढ़ते हैं किताबों में उनको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या वो एप्लीकेबल भी होती है, किस एक्सटेंट तक होती है। तो मतलब उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है मुझे प्लेसमेंट के लिए भी, अगर हम आगे भी कहीं जाते हैं तो। आज क्योंकि आज की डेट में कॉलेज सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, डिपेंड ये करता है कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर और दुनिया में जो लोग कर रहे हैं उससे अलग क्या किया है जो आपको यूनिक बनाती है। जी मैम, तो जो आपने कहा कि आप बोर्डिंग स्कूल में गए तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? तो अगर आपको किसी हॉस्टल में जाना है तो सबसे पहले आपको अपने आसपास का सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल देखना पड़ता है और आपके और अपने पेरेंट्स की प्रेफरेंस देखनी पड़ती है। जैसे मैं बचपन से कोएड स्कूल में पढ़ी हूँ, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ ही। तो मतलब अब सबका एनवायरनमेंट ही वैसा रहता है। अब कुछ लोग होते हैं जो जैसे गर्ल्स स्कूल के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो अब कुछ कुछ बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो बॉयज़ के लिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिए ये देखना है कि आप किस एनवायरनमेंट में पढ़ने में कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद आपको अपने माता पिता से जाके इन सब चीज़ों में बात करनी चाहिए कि आपको कौन सी आपको कहाँ पे अपनी पढ़ाई करनी है, अपने शहर में करनी है, अपने शहर से दूर करनी है। फिर उसके बाद आपको उसमें थोड़ा-सा रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, थोड़ा स्कूल के बारे में जानना चाहिए। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी अच्छी-अच्छी इनसाइट्स दे देते हैं स्कूल के बारे में और काफ़ी सच्चे रिव्यूज़ दे देते हैं। तो उसके बाद जैसे मेरा तो बोर्डिंग स्कूल में टेस्ट होता है, तो फिर टेस्ट के बाद हम लोगों को फिर पेरेंट्स होते हैं हमारे साथ, फिर पेरेंट्स से बात होती है स्कूल्स की, उनको बताया जाता है कि क्या-क्या चीज़ें अलाउड है, नहीं है, वही जो एक नॉर्मल स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। फिर उसके बाद आप बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो मैम, बेनिफिट क्या होता है बोर्डिंग स्कूल का और डिसएडवांटेज भी? सबसे पहले तो अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि एक तो सबसे पहले आप अपने घर वालों के साथ रहते हो तो आपका अपना एनवायरनमेंट होता है। आपको कोई रोक-टोक करने वाला नहीं होता है इतना। आपकी एक जो स्कूल में बच्चा होता है वो बच्चा घर आके वैसा नहीं होता है। डिसिप्लिन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चेंज आता है। पर जब हम हॉस्टल में होते हैं तो हम 24 घंटे हम टीचर्स के सुपरविज़न में होते हैं। हमारे साथ टीचर्स होते हैं, हमें देखने वाले, हमारे गार्डियन ही वही होते हैं बेसिकली। तो उनके साथ भी हमारा डिसिप्लिन काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। अब घर आओगे आप, तो आप अपना सारा काम अपने पेरेंट्स के ऊपर देखोगे, या आपके घर में कोई काम करता है तो आप उनकी तरफ देखोगे। पर हॉस्टल में आपको पता है कि आपका काम कोई नहीं करेगा।
आपको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, तो आप बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, आप लोगों से बात करना, लोगों से घुल मिलना, क्योंकि हॉस्टल में सिर्फ आप ही नहीं होते हो, आपके जैसे 10 अलग अलग लोग होते हैं, 10 अलग अलग जगहों के होते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में भी आपको सीखने को मिलता है। और थोड़ा डिसएडवांटेज जो होता है कि थोड़ी होम सिकनेस हो जाती है बीच बीच में बच्चे को, कि मतलब जैसे मेरे को लगता था कभी कि मेरे को ही क्यों भेजा हॉस्टल में, मेरी एज के बाकी बच्चे भी तो है, वो भी तो घर से आते हैं, बल्कि मैं ये नहीं देख पाती थी कि मेरे साथ और भी बच्चे जो रह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा काफ़ी लगता है कभी कभार कि पेरेंट्स ने हमें अपनी गाइडेंस में नहीं रखा, हमें इतना दूर भेज दिया। और कभी कभार फैमिली फंक्शन वगैरह मिस कर देते हो आप, कुछ आपके घर में किसी की शादी हो रही है, कुछ हो रही है, आपको बड़ा दिमाग बड़ा डाइवर्ट होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि यार मैं क्यों हूँ इतना दूर, क्यों नहीं मिल रही छुट्टी। बाकी तो मतलब डिसएडवांटेज एडवांटेज तो जैसा कि हमें पता ही है, सभी चीज़ों के होते हैं। बट बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से ज़िंदगी में एक बार सभी बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि आप क्या होते हैं, आप एक तो लोगों के साथ जब आप उठना बैठना सीख जाते हो, तो आप ये भी चीज़ें सीख लेते हो कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। क्योंकि बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अच्छे बुरे भले सब, तो आपको हर चीज़ का आइडिया लग जाता है। ओके मैम। और जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलम के बारे में बताया, तो वो आपने क्या क्या किए, आप डिटेल में उसके बारे में बताना। तो अगर मैं स्कूल से स्टार्ट करूँ तो स्कूल में तो फिर बहुत सारे मतलब जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, कभी मैं हेजिटेट नहीं करी, कभी कोई डांस का हो गया, कोई सिंगिंग का हो गया, कोई क्विज़ेस हो गया, कुछ भी हो गया। स्कूल में मैंने हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, कोई ओलंपियाड हो गया, कुछ हो गया। फिर उसके बाद जो मैंने मेजर अपने एक्स्ट्रा करिकुलर पे जो काम करना शुरू किया, वो मैंने किया था 9th के बाद, क्योंकि 9th में आ गए थे हम लोग। अब 8th तक तो फिर भी हम लोगों को एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड देखते हैं। 9th के बाद 11 12 तक हम काफ़ी मेच्योर देख लेते हो जाते हैं, हमें आगे अपनी कैरियर लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ता है काफ़ी। तो 9th में मैंने एनसीसी, हमारे स्कूल में थी, सभी स्कूल में थी मैक्सिमम, एनसीसी को ज्वाइन किया। एनसीसी का मैंने कैंप अटेंड किया था, 10 दिन का होता है वो, जिसमें आपको आपके स्टेट के, आपके रीजन के जो भी बटालियन के होते हैं, सभी बच्चे आते हैं एनसीसी के, और सभी स्कूलों के बच्चे आते हैं, और तरह तरीके की चीज़ें सीखने को मिलती है आपको उसमें। फिर मैं एनएसएस का पार्ट थी, मतलब उसमें तो वॉलंटियर करते थे हम लोग, कि जैसे आपको कहीं क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए ले गए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए ले गए, किसी कैंपेन के लिए ले गए। और फिर स्काउट्स एंड गाइड में थी मैं, वो भी हमारे स्कूल का ही पार्ट थे। सब हमारे स्कूल में होती थी एक्टिविटीज़, तो उनके भी कैंप लगते थे, 2 दिन 3 दिन के लगते थे स्काउट्स एंड गाइड के। फिर उनके एग्ज़ाम्स होते थे। एनसीसी का भी मेरे पास ए ग्रेड का एग्ज़ाम था, हुआ था हमारे स्कूल में, वो मैंने दिया था। फिर उसके बाद +1 +2 में आने के बाद मैंने कॉमर्स ले लिया था आगे जाके, क्योंकि मेरे को उस लाइन में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था और काफ़ी न्यू था वो मेरे लिए। तो फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में आने के बाद मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी उसी के अराउंड। मेरा मेजर इंटरेस्ट एचआर और ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग में था। तो फिर मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि मेरे को कहाँ से मिल सकता है, जो मेरे को इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर का, उसके बारे में मेरे को कहाँ से मिल सकता है। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलम में अच्छे थे, तो जो एकेडमिकली आप कैसे थे? एकेडमिकली मैं 75% से लेकर 85% तक की बच्ची थी, मतलब उसी के बीच में आते थे। स्टार्टिंग से 8 तक तो चलो हर बच्चे 90+ वाला होता है। 9th के बाद की बात है, आपकी +2 हो गई, तब तक कॉलेज हो गए, तब तक 75 85% के बीच में मीडियोकर वाली बच्ची थी मैं। तो फिर जैसे कॉलेज हो गया था, कॉलेज में आ गए थे हम, तो सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाया, और फिर मैंने लिंक्डइन को चलाना सीखा सबसे पहले, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह, स्नैपचैट वगैरह आप कितना स्क्रॉल कर लोगे एक दिन में, आपको उससे क्या मतलब बेनिफिट नहीं है आपको। वो एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है जो आधा 1.5 घंटा अच्छा लगेगा मैक्स। पर कुछ प्रोडक्टिव करना है तो थोड़ा टाइम आप लिंक्डइन हो गया, कॉफ़ी मग हो गया, कुछ कुछ अच्छे अच्छे वेबसाइट्स देखो जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आप जानोगे जितना जितना आप एक्सप्लोर करोगे, चाहे आप गलत करो, चाहे आपको कुछ ना आए, पर आप कुछ करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसकी वजह से अगर आप गलत भी कर दोगे कभी कभार, तो लोगों को आप पे डाउट करना ही मुश्किल हो जाएगा कि अरे नहीं, क्या पता ये सही हो।
तो अपने अंदर तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना होगा आपको। जैसे लिंक्डइन में कनेक्ट करिए लोगों से बात करिए, जानिए उनसे। फिर मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप्स ढूंढी। फिर मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप करी थी सेकेंड ईयर के जनवरी में, मतलब इस साल लास्ट ईयर के जनवरी दिसंबर के अराउंड। उसके बाद मैंने अभी तक 4-5 इंटर्नशिप्स कर ली है। जैसे मेरी एक इंटर्नशिप ख़त्म हो जाती थी तब तक मैं साइड में दूसरी इंटर्नशिप्स देखना शुरू कर देती थी, क्योंकि कोविड का टाइम था। आप घर में रह के बहुत टाइम भी हो गया था, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाते थे, काफ़ी फ्री टाइम भी रहता था, तो उसको यूटिलाइज करना, मतलब अपनी एनर्जी को अच्छी जगह डालना था। फिर मैंने 2 मार्केटिंग की इंटर्नशिप करी और एक एचआर की इंटर्नशिप करी। और फिर उसी के साथ साथ मैंने हमारे कॉलेज में एक सोसाइटी है, क्लब खोला हम लोगों ने, द इम्पैक्ट प्रोजेक्ट करके, जिसमें हम एनजीओ हो गए, स्टार्टअप हो गए, जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते थे। और अभी मैं उसकी एडवाइजरी कमेटी में हूँ। तो अभी हम लोग के पास आईआईएम के मेंटर वगैरह होते हैं, तो जो हमारे क्लाइंट्स को सॉल्यूशन वगैरह देते हैं, हम लोग उन पर बैठ के रिसर्च करते हैं, बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जो भी हमारी नॉलेज होती है उसके अराउंड। हाँ जी। सो मैम, आप इस क्लब के बारे में और डिटेल में बताएंगे, किस तरह से आपने शुरू किया, क्लाइंट कैसे ढूंढे और मेंटर कैसे ढूंढे? तो सबसे पहले तो मेरे सीनियर थे एक, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि मेरे को एक ऐसे ऐसे करके क्लब खोलना है। तो वो क्लब ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफ़ी फेमस क्लब है, द इम्पैक्ट प्रोजेक्ट करके। तो उन्होंने बोला कि वो हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में भी खोलना है। तो वो हमारा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला कॉलेज है जिसने द इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो जब उन्होंने इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले हमने हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर से मिले। हमने उन्हें पूरा प्रोजेक्ट समझाया, पूरा प्लान समझाया, ये क्या है, कैसे करेंगे हम लोग इसको आगे, और क्या बेनिफिट होगा इसके हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों को सर ने हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट असाइन किए टीचर। तो हमारे जो कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी मैम थे, उनके साथ हम लोग रोज़ मिलते थे, देखते थे कैसे करके हम लोग रिक्रूट करेंगे बच्चों को, कैसे करके हम लोग पोस्टर चिपकाए। हम लोगों ने उसके लोगों से, बच्चों से बात करना शुरू करी। फिर हम लोगों ने 4-5 लोगों को सिलेक्ट किया जिनके साथ हमने फिर उसको मेजर स्केल पे स्टार्ट किया। तब उसके बाद हम लोगों ने 40-50 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया अपनी टीम में। तो फिर उसके बाद जब हमें क्लाइंट ढूंढना होता था तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, जैसे पीआर हो गया, पब्लिक रिलेशन, तो उनका काम होता था सिर्फ क्लाइंट ढूंढना। रिसर्च की टीम होती थी, उनका काम हो गया रिसर्च करना। फिर होगी सोशल मीडिया टीम, जिनका काम होता था इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हो, कुछ चल रहा हो, उसके लिए जो भी पीपीटी बनेगी वो बनेगी, वो सब ये सोशल मीडिया वाले करते थे। और मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, मेरा काम था सारी चीज़ों को अपने अंडर सुपरवाइज करना। फाइनल ईयर के सीनियर्स थे, वो ग्रेजुएट होने वाले थे, तो फिर सारा काम फिर मेरे को ही देखना होता था। तो फिर ऐसे करके हम लोग फिर लिंक्डइन में जाते थे, क्लाइंट ढूंढते थे, उनको लाते थे, हम लोग उनको बातें करते थे, उनसे पूछते थे हम कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका काम क्या है, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है, हम केटर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास हमारे ही क्लब में से किसी मेंबर के आईआईएम लखनऊ के एक प्रोफेसर उनके रिलेटिव थे, फिर वो हमारे साथ एडवाइज़र की तरह जुड़ गए। तो अब हमारे क्लाइंट्स का मेजर कंसल्टेशन वही देखते हैं हमारे साथ। तो आपके क्लाइंट कौन होते हैं? हमारे क्लाइंट छोटे स्टार्टअप्स होते हैं और एनजीओज होते हैं, जिनसे हम या तो बहुत मिनिमम फीस चार्ज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, या तो हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, जैसे एनजीओज हो गए। तो अभी तक हमारे 3 सक्सेसफुल क्लाइंट्स रहे हैं। लास्ट इसी साल हम लोगों ने अपना क्लब खोला था, फेब्रवरी मार्च के अराउंड, और अभी नवंबर तक हम लोगों ने 3 सक्सेसफुल क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट किया है, जिसमें से एक एनजीओ था और 2 स्टार्टअप्स थे। और अभी हमारे पास एक क्लाइंट से भी चल रहा है कांटेक्ट, तो फिर अभी देखते हैं आगे वो कैसे जाता है। ओके, सो जो अर्निंग होती है वो आप आपस में बांटते हैं या फिर कॉलेज में चलती हो जाती है? जैसे हमारी बहुत मिनिमम ही अर्निंग होती है, ज़्यादा कुछ इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है। तो जैसे अब हमारे कोई भी और प्रोजेक्ट हो गया, जैसे हम कॉलेज में भी बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ रखते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टॉल लगा दिया कॉलेज में,
तो फिर और हम लोगों ने पोस्टर बनाए, पोस्टर चिपकाए। फिर उसके बाद कोई भी एक्टिविटी करेगा तो वो सारा क्लब का पैसा क्लब में ही रहता है। जैसे कभी हम लोगों ने रिक्रूटमेंट करनी है तो कुछ पोस्टर चिपकाना हो, कुछ वो करना हो, तो फिर उसी के अराउंड स्टेशनरी हो गया, या फिर कभी हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर कहीं खाने पीने के लिए कुछ भी होगा। तो एक फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ ये देखता है कि हमारे पास कितने फंड्स हैं, हमारे पास हम लोगों ने उसको कितना स्पेंड किया, कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा। ओके मैम। और मैम जो आज कल के जो बच्चे हैं मतलब उनमें कॉमन जो एक प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, वो स्टेज फियर होता है, तो आप में भी था वो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करती थी, तो मतलब मेरे को डर बहुत लगता था कि स्टेज में जाओ इतने सारे लोग। पर मेरे में बहुत एक मेरे को मेरे एक टीचर ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी, आप कभी भी जा रहे हो स्टेज पे तो आप हमेशा एकदम ऑडियंस की आंखों में आंखें देख के बात करो, एकदम सीधा देखिए। तो फिर जब मैं जाती थी तो फिर बच्चों में तो इतना हेजिटेंट भी नहीं लगता था। बच्चे बच्चे सब लोग बड़े पार्टिसिपेटिव होते हैं। तो फिर मैंने उसको ऐसे ओवरकम करना शुरू किया कि बचपन में इतना लगता नहीं था। जब हम थोड़े बड़े हो गए तो फिर सबसे पहले तो खुद को मैंने वेल प्रिपेयर्ड रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आपको पता है आपको नहीं आता कुछ, या आपको नहीं पता या आपने नहीं पढ़ा, तो आपको स्टेज फिर 110% होगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन पे काम किया, मिरर में देख के बात करना शुरू किया, मिरर में देख के अपनी प्रेजेंटेशन स्पीच वगैरह देनी शुरू करी। फिर जाके मैंने अपने घर वालों के सामने, अपने टीचर्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने जाके बोलना शुरू किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि वो जो आपको रिव्यू दे रहे हैं उस पर आप कितना काम कर रहे हो। अब उन्होंने आके अगर मेरे को बोला कि आप थोड़े हैंड जेस्चर्स भी रखो, थोड़े बात करते टाइम ऑडियंस की तरफ देखो, सब जगह देखो, अब मैंने सुन के छोड़ दिया तो ये तो किसी काम का नहीं हुआ। तो उनको लेके उनको कैसे अडेप्ट किया, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है अगर आपको स्टेज फियर रिमूव करना है। ओके मैम। और मैम आपको लिंक्डइन के बारे में कॉलेज में पता चला या पहले आप जानते थे? हाँ जी, पहले मुझे पता था, बट वो सिर्फ एक बुक्स वाली नॉलेज होती थी। जैसे मैंने मेंशन किया हम हॉस्टल में रहते थे तो फ़ोन हमारे पास वैसे ही अलाउड नहीं होते थे। तो 1 महीने 2 महीने के लिए घर जाना, फिर उसमें भी इतना फ़ोन नहीं होता था। घर वालों का ही कभी फ़ोन चला लिया, फिर काम वाम कर लिया अपना। तो फिर जब +2 इसके बाद जब अपना सेल फ़ोन मिला, फिर थोड़ा थोड़ा और नेटवर्किंग वगैरह देखा हमने। हाँ जी। ओके। और जो आपने इंटर्नशिप से ढूंढी वो लिंक्डइन से ढूंढी या कोई और प्लेटफॉर्म भी थे? सबसे पहले तो मैंने इंटर्नशाला वगैरह इन सब में भी देखना शुरू किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे को थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में जाके देखना है। फिर मैं लिंक्डइन से रखा। लिंक्डइन मुझे काफ़ी इजी लगता है अप्लाई करने के लिए भी और लोगों को कांटेक्ट करने के लिए भी। तो मैं लिंक्डइन इंटर्नशाला दोनों यूज़ करती थी इंटर्नशिप के लिए। ओके मैम। और अब आपके कोर्स के बारे में जान लेते हैं। जो आप अभी बीबीए कर रहे हैं तो इसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? तो बीबीए तो में मोस्टली थ्योरेटिकल होता है। आपको बहुत सारी थ्योरीज दी होती है, उसमें आपको बहुत सारे लॉज दिए होते हैं। इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो गया, तो उन सब में मेरे को काफ़ी मुश्किल होती थी। जैसे डेट्स याद करना हो, जैसे किसी का कोई एक्ट याद करना हो, क्योंकि बहुत सारे एक्ट होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, उसमें क्या क्या चेंज हुआ, फिर दोबारा कौन सा एक्ट बना, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर उसको भी मतलब मैंने ऐसे शुरू किया कि पहले मैंने एक टेबल बना दिया अपनी नोटबुक में। फिर उसमें सारे डेट याद करनी शुरू कर दी सीक्वेंस से। फिर वो रिलेशन हो जाता था कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या और सोल्यूशन क्या निकल सकता है। और आपका जो करियर गोल है वो क्या है? आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैंने आगे एचआर की सेक्टर में जाना है, मैंने आगे एमबीए करनी है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आगे एमबीए एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनके लिए प्रिपरेशंस वगैरह कर रही हूँ। ओके। और कुछ ऐसे लोग हैं मतलब स्टूडेंट है जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और बीबीए और एमबीए करते हैं उसके लिए, तो ये कोर्स कितना हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? सर देखिए, एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं छोड़ सकता है। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा डिमांड है तो वो एमबीए ग्रेजुएट की है, उतनी डिमांड किसी और प्रोफेशन की नहीं है। और अगर आपके पास ज़ील है, अगर आपके अंदर है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। उसके लिए कोई वैलिड डिग्री नहीं है कि आप यही डिग्री करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
बट ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा नॉलेज भी चाहिए होता है, तो उसके लिए रेगुलर रीडिंग वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना और नई नई चीज़ों के बारे में देखना, कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, कौन से सेक्टर में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आइडिया कैसे जनरेट करोगे आप किसी चीज़ के लिए। और अगर आपको एक जॉब करनी है, अगर आपको किसी कॉर्पोरेट के अंडर आना है, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डिग्री जो किसी भी प्रोफेशन के लिए चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपके पास बीटेक होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, तो वो मेजर डिग्रीज है जो आपको करनी चाहिए। ओके मैम। और बीबीए के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं? बीबीए के बाद आपके पास एमबीए आ जाता है, और एमबीए भी आजकल मेजर जो करियर ऑप्शन है। यूजुअली बीबीए वही लोग करते हैं जिन लोगों ने आगे जाके अपना बिजनेस या फैमिली बिजनेस में सेटल डाउन होना होता है, या फिर आगे एमबीए करने के स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स है। जैसे बीकॉम में होता है कि आपके पास एमकॉम आ जाता है, एमए आ जाता है, ये होता है। तो बीबीए के पास आपके पास डायरेक्ट कैरियर ऑप्शन है। अब आजकल एमबीए में भी काफ़ी चेंजेस आ गए, अब एमबीए के साथ एमए भी होने लग गई है, ये एचआर में उसमें। तो फिर काफ़ी वाइडेंट ब्रांच है। अगर आपका इंटरेस्ट आपको किसी एक उसमें है, तो आप किसी एक फील्ड को पकड़ के उसी में आगे स्टडी कर सकते हो। तो आपने बीबीए क्यों चूज़ किया? जब मैं स्टार्टिंग में +1 में आई थी, तो फिर कॉमर्स पढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया था अकाउंट्स की तरफ। फिर उसके बाद जब हम +2 में हुए, तो हमारी बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया उसमें। तो फिर उसके बाद मतलब मेरे को लगा कि मेरे को अगर आगे अकाउंट्स के प्रोफेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे उसके लिए इतनी पेन भी नहीं लेनी चाहिए, वही करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा से वही करती आई हूँ। तो फिर मैंने बीबीए इसलिए ऑप्ट करी क्योंकि उसमें मेजर बिजनेस से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और उसी के अराउंड ही होता था सब्जेक्ट। ओके। और जो आपकी ये अभी तक स्टूडेंट लाइफ रही है, उसमें आप कोई मोमेंट, मतलब एक से ज़्यादा मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, जो कि फ़नी भी हो या फिर इंस्पिरेशनल हो, जो आपको याद हो? मतलब जैसे कि आपने कहा, हाँ, इंस्टेंसेस तो काफ़ी रहते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा याद रहती है सबको। तो मेरे लिए अगर मेरे को याद करना हो कोई मोमेंट ऑफ फनी या कोई इंस्पिरेशन का मोमेंट, तो होगा जो मेरी लास्ट इंटर्नशिप ही कह सकते हैं हम लोग उसको। तो मैंने जब वॉयल एक्सपर्ट्स करके कंपनी है, जब मैंने उनके साथ ज्वाइन किया, तो मेरी वो सबसे लंबी इंटर्नशिप वही रही है। वो 6 मंथ्स हो गए मुझे अभी भी उस कंपनी में। एंड मतलब उसी कंपनी के थ्रू मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट पिच दी थी। वो एक स्टार्टअप है, तो हम लोग एक इन्वेस्टर के आगे गए थे, हमने उनको पिच दी थी कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो मतलब काफ़ी रियलाइजेशन लगा, काफ़ी अच्छा मोमेंट था, इंस्पिरेशन थी कि हम इतने बड़े इन्वेस्टर के आगे जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं आप हमारी कंपनी में पैसा डालिए। मतलब जो आप किताबों में पढ़ते हैं, बिजनेस प्लान ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ये करो, वो करो, जो आप जाके एक्चुअली उसको अप्लाई करते हो, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट भी होता है आपके लिए कि चलो कुछ पढ़ा तो सीखा भी। ओके। और भी है कोई मोमेंट? आ, और तो बाकी तो वही कॉलेज की मस्तियाँ वगैरह, जब हमने क्लब खोला था अपना, तो क्लब के बड़े इवेंट्स करवाए, गेम्स रखवाए थे हम लोगों ने, तो भी काफ़ी कुछ था। हाँ जी, बस उसी के अराउंड है। ओके। और मैम, आप कोई बुक्स रिकमेंड करना चाहते हो स्टूडेंट्स को जो कि बीबीए कर रहे हैं और एमबीए में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? हार्ड एंड फास्ट रूल तो देखो, स्टडी आप वही बुक्स करते हो जो आपके करिकुलम में होते हैं, जो आपके कोर्स की बुक्स होती है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग काफ़ी अच्छी हैबिट होती है, तो फिर मेरे हिसाब से अगर आपको अपना कोई आइडिया है या आप किसी खुद का कुछ करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए या जर्नल पढ़िए जो पब्लिश होते हैं। और एज सच मैं कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं रिकमेंड करना चाहती हूँ, मैं सबको एक बहुत रिकमेंडेशन देती हूँ कि आप हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल पेज पढ़िए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत अलग अलग एक्सपर्ट्स ने लिखे होते हैं, और काफ़ी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको जो आपको एमबीए में करनी है। क्योंकि आपको एक एमबीए के लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज एक लिमिटेड रहेगी, पर आप रोज़ कुछ पढ़ोगे तो आपकी काफ़ी एनहेंस हो जाएगी नॉलेज। तो हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल सेक्शन ज़्यादा नहीं, अगर आप अपने कॉलेज से आके उसको 1 घंटा भी दे दो, वो मोर देन सफिशिएंट है। 1 घंटा भी बहुत बोलते हैं, मैंने आधा घंटा पढ़ लेंगे आप,
मतलब आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। ओके मैम, आप स्टूडेंट थे जब बचपन से आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो शुरू हुई और अब तक जहाँ पे भी आप पहुँचे हैं, तो इस सफ़र के बीच आपकी कोई भी 5 लर्निंग जो कि आप शेयर करना चाहते हैं? मेरी सबसे पहली लर्निंग ये थी कि लर्न टू से नो। सबसे पहले तो लोगों को मना करना सीखे। जैसे अब बच्चे होते हैं हम, तो अब दोस्त कहते हैं कभी कभार कि चल ले, कितना ही पढ़ोगे, क्या करोगे। अगर उसको नहीं जाना तो उन्हें कहिए नहीं जाना। जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत मेजर चीज़ होती है कि हम ड्राइव अवे हो जाते हैं लोगों के साथ। वो रोज़ पार्टी में जा रहे हैं, जी चलो मैं भी अपनी किताब बंद करता हूँ, मैं भी जाता हूँ। नहीं, अगर वो आपके जो दोस्त है तो वो आपकी बातें समझेंगे। और दोस्तों के लिए ही नहीं, अगर जाके आप कहीं पे भी हो, तो सबसे पहले तो ना भूलना सीखना लोगों को बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और दूसरी चीज़, कभी भी अपने आप को लिमिट करके नहीं रखिए कि मेरी लिमिट इतनी है, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, आपको नहीं पता आप क्या कुछ कर सकते हो। और तीसरी चीज़, इन्वेस्ट करना। आपको आज की डेट में पता ही होगा इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो गया। आज की डेट में हमारे पेरेंट्स के टाइम और हमारे टाइम तक ही उनका प्राइजेस में कितना चेंज हो गया। तो इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। चाहे आप मतलब अगर आप शेयर मार्केट उन सब की इतना डीप नहीं जाओ, आप एक एफडी खोलिए, आप एक आरडी खोलिए, रोज मतलब महीने की अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपये भी आप सेव करें तो उसमें भी इंटरेस्ट काफ़ी लग सकता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एक सेविंग अकाउंट खोल दिया बस। तो कोई भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट करिए। और चौथी मेरी लर्निंग होगी कि आप जितना टाइम अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हो, आप उसको नर्चर करिए, उतना आप रहिए। क्योंकि कुछ विजडम की बातें ऐसी होती है जो एज के साथ आती है, जो इवेंचुअली मैं या आप हमारे हमारे पास भी उतना नहीं होगा जितना हमारे पेरेंट्स के पास हो सकता है। तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरी पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, इम्पॉर्टेंट तो मतलब सबके लिए अपनी अलग अलग हो सकती है। बट मेरी जो लर्निंग थी वो थी कि कुछ भी हो जाए, मतलब सब कुछ करना है। मतलब एक तरीके से रिस्क लेने से कभी मत घबराइए आप। ये मत सोचिए कि अगर ये हो गया तो क्या हो गया। अच्छी बात है, करके देखिए, क्या पता अच्छा। देखो, अगर गलत हो गया तो आप वो दोबारा चीज़ नहीं करोगे, अच्छा होगा तो आप क्या पता उससे भी अच्छा कर सकते हो। तो मैं काफ़ी इंसिस्ट करती हूँ लोगों को भी कि नहीं सोचो, इतना रिस्क लेके देख लो। ओके मैम, आपने काफ़ी वैल्यूएबल जो अपना एक्सपीरियंस है और नॉलेज शेयर किया है। और लास्ट में ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, पर इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए कुछ सजेशन जो कि बीबीए कर रहे हैं और उन्हें जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कन्फ्यूजन्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मोटिव प्लान कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर आपको ये पता है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ का रास्ता अपने आप निकल सकता है, चाहे वो सीधा है चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो के है। तो अगर आपको ये क्लियर है कि आपने क्या करना है, तो उसके बाद आप ये देखिए मैं उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। अब मेरा क्लियर सेट गोल था, मेरे को एमबीए करनी है। मैंने क्या किया, मेरे को पता है एमबीए में ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में आप सोचिए कितने लाख बच्चे होते हैं जो बीबीए करते हैं। कोई रखेगा या मुझे क्यों बुलाएगा? तो वो ऑब्वियसली इसलिए होगा अगर जैसे कि मैंने अपनी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ अलग किया हो, तो मैंने स्टार्टिंग से फिर उन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो फिर उस चीज़ का भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मैं सबको ये इंसिस्ट करती हूँ कि आप ये देखिए कि आपको ट्रैक कैसे बनाना है अपना। या तो अगर आपको फैमिली बिजनेस में आना है तो मेरे हिसाब से तो +2 के बाद साथ ही आप बिजनेस में बैठ जाइए, क्योंकि फिर आपका बीबीए भी चलेगी, डिग्री भी मिलेगी, फैमिली बिजनेस का भी आइडिया लगेगा। अगर अपना खुद का आइडिया कुछ है आपके पास, उसके लिए करना है, तो भी आपको कम से कम जितना लोगों से बात कर सकते हो उस एरिया के, या किसी ने अगर उस पर काम किया हो तो वो करिए। या अगर आपको सिर्फ डिग्री के लिए करना है तो वो एक अलग बात होगी। बट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चैलेंज है, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सोल्यूशन नहीं है। हमेशा आप जाइए, किसी ना किसी से बात करिए, बात करने से ही चीज़ें ठीक होती है। तो फिर आप ट्रैक डाउन कर सकते हो जितना कि मेरे को क्या करना है और मैं कैसे कर सकता हूँ। जितना रिसर्च करोगे, क्या करके क्या नहीं करके मुझे वो चीज़ अचीव होगी, तो उस चीज़ पे काफ़ी फोकस करिए सिंपली। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट में आने के लिए।
ये हमारा सबसे छोटा शायद पॉडकास्ट होगा, जो कि सबसे छोटा होगा, लेकिन इसमें भी आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अपनी शेयर की है, तो उसके लिए थैंक्स सो मच मैम। थैंक यू विक्रम, मेरे को ये प्लेटफॉर्म भी देने के लिए। मैं आपको अपनी टीम को थैंक यू सो मच। एंड जितने भी व्यूअर्स कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने हमें अपना आधा घंटा या 35 मिनट्स 40 मिनट्स जितना भी दिया, उसके लिए सबको थैंक यू।